हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने दिनेश सर चैनल पर डाला था कि हम क्वेश्चन बैंक जो आया हुआ मैथ्स का उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 10th और 12th के बच्चों को मैं पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बैंक है वो चैप्टर वाइज सॉल्व करके देने वाला हूं, जिससे आपको रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी। ये जो क्वेश्चन बैंक आया है मैथ्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आया है, वो मैथ्स के लिए बहुत ही मज़ेदार है। केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि अलग अलग टीम ने इसको तैयार किया है। मैथ्स के अंदर जैसे कि आप जानते हो कि जितने भी चैप्टर्स है, हर चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ मैथ्स के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर फिल्टर किए हुए क्वेश्चन से, मॉडिफाई किए हुए क्वेश्चन है, यानी कि कंसेप्ट अगर आपको पता है तो सब आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जो भी चैप्टर्स है, जैसे कि मैथ्स 1 का लॉजिक चैप्टर, इन सारे चैप्टर के मैंने वन शॉट लेक्चर्स बनाए हुए हैं। जो चैप्टर पेंडिंग है उसके बना रहा हूँ, तो आप क्या करो, पूरा चैप्टर अगर रिवीजन करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही लेक्चर देख लो, वन शॉट लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देखो। उस लेक्चर को देखने के बाद आपका रिवीजन हो जाएगा। जिसने देखा उसके लिए तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर क्या है, मैं फिर से बेसिक कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा कि एंड क्या होता है और क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, ये सब ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ पार्ट 1 वीडियो में और पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो PDF की बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो PDF है, देखो महाराष्ट्र शासन की तरफ से आया हुआ ये PDF है क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो अब यहाँ पर 12th के लिए ये जो PDF है, सबसे पहले तो आपको ये जो दिख रहा है मार्च 2021, एक्चुअल में ये मार्च नहीं है, ये मार्च में इन्होंने पब्लिश किया इसलिए लिखा है, अप्रैल के लिए है ये। 2 सूचना दी है। इन सूचना का क्या करना है, कुछ मत करो, अचार डालो इसको। इन्होंने ये सूचना ऐसे क्यों दी है, ओके, ये भी बताना चाहूँगा की फक्त विद्यार्थ्यांच्या प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच, यानी कि ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। दूसरा क्या है कि ये जो है बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही ऐसा नहीं है, ओके, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आएंगे क्या, ऐसा फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या, देखो क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना डायरेक्टली नहीं बोली जाती, क्योंकि बहुत से लोग जो है विरोध में आ जाते हैं कि आपने पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिया फिर उसी पे एग्जाम ले रहे हो। इसीलिए सब लोग अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि मैक्सिमम जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर इसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्या होता है, देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन का टाइप इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें नंबर चेंज हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है और बिल्कुल फिल्टर करके दिया हुआ है। MCQ एक साथ में दिए हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन उसके नीचे दिए हैं, फिर 2 मार्क के दिए हैं। हर एक चैप्टर का कैसा है कि जो बोर्ड में एग्जाम होगा उसके क्वेश्चन पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस तरह से आपकी तैयारी होने वाली है। तो कैसे क्वेश्चन दिए हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो इस तरह से पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक है। देखो अभी लॉजिक के अंदर भी सबसे पहले यहाँ पर जो ये MCQ दिया हुआ है, ओके, MCQ के अंदर पहले MCQ में 1 2 यहाँ पर जो है बहुत सारे MCQ है। आप देखोगे 7 8 9 10 MCQ है। 10 MCQ होने के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं अभी सब सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग 1 मार्क है, यानी यहाँ पर 6 1 मार्क के क्वेश्चन दिए हुए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट द फॉलोइंग 2 मार्क्स है। देखोगे यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अब ये भी देखो कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4। अभी क्या हुआ है कि जो केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स है उसमें क्या MCQ के जो आंसर्स हैं ABCD, तो जो राइट आंसर उसको डार्क कर दिया है, मतलब आंसर भी दिया है। मैथ्स में भी देने की कोशिश की है बट यहाँ पर बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। जैसे यहाँ पर आंसर दिया है 1 2, बट किसका कौन सा आंसर है सब उल्टा सुल्टा दिया है और पूरी तरह से आंसर दिया नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें कुछ तो दिया इन्होंने, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर ये लगभग 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है, ओके। इसमें से ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ये देखो इस तरह से। फिर इसके साथ में देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके। तो ये कुछ दिया हुआ है ट्रूथ टेबल के साथ, और फिर चैप्टर नंबर 2 चालू होता है। तो काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्चुअल में आप चैप्टर करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा है। चलो सॉल्व करना चालू होते हैं। यहाँ पर हमने ओवरव्यू देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये SCERT की तरफ से क्वेश्चन में आया है, क्या ये यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है। आपको क्या करना है कि जो आपका टेक्स्ट बुक है उसको आपने ऑलरेडी साल भर में तैयार किया है, वन शॉट लेक्चर मेरे देखे ही हैं। अब बोर्ड का जो पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया, इसलिए ये यूजफुल है। आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और मैक्सिमम जो है MCQs और 1 मार्क दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो ये सबसे पहला हम लोग PPT के जरिए कर रहे हैं, ओके। मैथमेटिकल लॉजिक, ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इसका जो कंटेंट क्वेश्चन बैंक में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन है MCQ का वो ये है, क्या है, देखो यहाँ पर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर, ओके। यहाँ पर पेन ले लेते हैं। सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन। मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है कि MCQ के 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो निकालना है या करेक्ट आंसर निकालना है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू कौन सा है,
एमसीक्यू कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने एकलव्य बैच के अंदर ये सब सिखाया हुआ, अगर आप मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं। जो लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं उनको बता दूं बच्चों, मैंने 10th 11th 12th का पूरा मैथ सिखाया हुआ है, पूरा मैथ सिखाया हुआ है। ओके, तो आप दिनेश सर लाइव स्टडी जो चैनल है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ दिखेगा। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला एमसीक्यू, इसके 4 ऑप्शन है A B C D, चारों में से जो परफेक्ट होगा वो हमें आंसर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर बोला जाता है ना कि बताओ कि कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है, तो सबको चेक करना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा। ये कोई 3 + 7 क्या होता है 11, ये क्या होता है 11, 11 = 4, रॉन्ग, यानी कि ये फॉल्स दिया हुआ है, पहला जो है फॉल्स दिया है। इसके बाद ये और दिया है, देखो और इस तरह से होता है। फिर 3 - 7 -4 = 4, ये भी फॉल्स दिया है। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है आपको पता ही है, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स ही आएगा, एक भी टी होगा तो टी और टेबल में, यानी कि ये फॉल्स है, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो ट्रू आंसर निकालना है, जो ट्रू होगा वो। फिर देखो इफ पुणे इज इन महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में समझो पी है, देन इफ देन होता है तो एरो देते इस तरह से। हैदराबाद इज इन केरला, ये क्यू है समझो, इस तरह से पी देन क्यू। तो अगर पुणे इज इन महाराष्ट्र, ये जो है पुणे इज इन महाराष्ट्र, ये बात तो सही है, पुणे महाराष्ट्र में, तो ये ट्रू है। एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, साल भर आई है, आती रहेगी। ओके, नियर हाईवे हमारा स्टूडियो है, एम्बुलेंस बार बार जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हैदराबाद इज इन केरला, ये फॉल्स है, हैदराबाद केरला में थोड़ी है, तो ये फॉल्स है। तो कुछ जनरल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और आपको ये पता है कि पहले टी फिर इफ देन एफ होगा कंडीशनल के अंदर, तो ये होता है फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होता है। यानी कि ये जो बी है ये भी फॉल्स होगा। थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, बट आपको अगर सब पता होगा तो फटाफट आप कर लोगे। सी देखते हैं, इट इज फॉल्स, यह गलत है। क्या गलत है भाई? 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 12 क्या 12 3 से कट होता है, डिविजिबल है, 3 से कट होता है, 3 4 = 12 होता है ना बेटा, तो डिविजिबल है। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये बोलता है नॉट डिविजिबल है, गलत बोलता है। और इसने भी बोला इट इज़ फॉल्स, ये गलत है कि 12 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। इसने बोला कि ये गलत है और ये गलत ही है, मतलब सही बोल रहा है, नहीं समझे। 12 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, जबकि 12 तो 3 से डिविजिबल होता है। 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 4 = 12, 3 चौका 12, तो ये 12 3 से डिविजिबल है, ये बोलता है नॉट डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? तो यानी ये गलत बोल रहा है, और ये खुद भी बोल रहा है कि इट इज़ फॉल्स, ये गलत है, ये गलत है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये सही है। क्या निकालना था? विच वन इज ट्रू। अब बोलोगे यार ऐसे कैसे, कंफ्यूज हो रहे हैं। एक काम करते हैं, 12 इज डिविजिबल बाई 3 को पी ले लो, एक स्टेटमेंट पी, 12 इज डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पर नॉट मतलब क्या हो गया, नॉट पी। समझने की कोशिश करो, जो ये स्टेटमेंट है ये हो गया। अब हमें बताना है कि इट इज़ फॉल्स, इसका जो आंसर आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या है, निगेशन पी। पी क्या लिया था हमने, 12 इज डिविजिबल बाई 3, तो वो ट्रू होता है, तो नॉट ट्रू। अभी टी का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, और बोला क्या है, इट इज़ फॉल्स, तो इट इज़ फॉल्स आया ना फॉल्स। ऐसे भी कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये सही बोल रहा है, इसलिए ये ट्रू है, और करना क्या था, ट्रू। अगला क्या है, उसको भी चेक करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन। अब कोई भी ऑड नंबर ले लो, 3 या 5 या 7, उसका स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। तो किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर करोगे तो ऑड ही आएगा, इवन नहीं आता है। 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, ऑड ही आया। समझ में आ रहा है? तो द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन, गलत है, ऑड का ऑड ही आएगा, इवन आएगा नहीं, गलत बोलता है भाई। और हमें क्या बोला है कि कौन सा ट्रू है, तो कौन सा ट्रू है बेटा, सी ट्रू है। आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, 1 में फर्स्ट में कौन सा राइट है, सी, और फिर ये पूरा लाइन आपको लिखना पड़ेगा, इट इज़ फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। समझ में आ रहा है? वो भी लिखना चाहिए आपको, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखना चाहिए। ओके, 12th के लिए, क्योंकि ना एमसीक्यू लगभग 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं, एंट्रेंस में तो 2 मार्क्स के लिए आता है, तो अगर 2 मार्क का एमसीक्यू है तो फिर लिखना ही है आपको। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अभी कैसा है ना कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट से, और आप लोग का इतना प्यार है कि अपना चैनल पर इतने ज़्यादा बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं खुश नसीब भी हूँ आपके प्रेम की वजह से। और अभी अपने आप को अपग्रेड करते करते वाइट बोर्ड से हम डिजिटल बोर्ड पर आ गए हैं, जिससे मेरी जो मेहनत में बहुत टाइम लगता था, मतलब कि क्वेश्चंस को लिखना, फिर उसको समझाना, फिर इरेज करना, फिर से लिखना नया क्वेश्चन, मतलब 1 घंटे के लेक्चर के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते थे। तो अब क्या है कि अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब सब लाइव लेक्चर्स आएंगे
कुछ दिन का जरा लाइव का सेटअप कर रहा हूँ, सब लाइव होगा, फटाफट आएगा, मज़ेदार होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, मुझे सिर्फ समझाना होगा, लिखना और मिटाने का काम हो गया, खत्म। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। दिए गए क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट ऑप्शन जो है स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे कि नॉट अ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट होता कौन है। देखो कोई भी सेंटेंस है, अगर वो क्वेश्चन है यानी इंट्रोगेटिव है, या कमांड है, या रिक्वेस्ट है यानी इंपरेटिव है, या ओपन सेंटेंस है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होता। जैसे मैंने बोला ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास लाओ भाई, तो ये रिक्वेस्ट या तो ऑर्डर है, समझ में आ रहा है, तो ये जो है स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर मैंने बोला आर यू अ बॉय, तो ये क्वेश्चन है, तो ये भी क्या होगा, सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जो स्टेटमेंट होगा उसकी वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकती है, चलेगा। ऐसा नहीं कि उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, वो गलत है, इसका मतलब जैसे मैंने बोला सीता इज बॉय, अब सीता तो गर्ल है, मैंने बोल दिया सीता इज बॉय, तो भी ये स्टेटमेंट है, भले ये गलत है बट स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा है, उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। जैसे 2 + 2 = 4, सही बात है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, बट हमें क्या चाहिए, नॉट अ स्टेटमेंट। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम मतलब मालूम है ना, जो इवन होता है 2, 4, 6, 8, जो हाफ ऑफ कर सकते हैं, और प्राइम मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो यस, ये भी ट्रू है, 2 इज, एक 2 अकेला होता है इवन प्राइम नंबर। कैसे होता है देखो, 2, 4, 6, 8, इस तरह से, ये इवन नंबर हो गए। और प्राइम नंबर की बात करेंगे तो ये प्राइम नंबर हो गए। तो कौन है दोनों में कॉमन, तो 2 दोनों में कॉमन है, इवन भी है प्राइम भी है। देखो बच्चों, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सिखाना है, मैं इस तरह से आपको सिखा रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि अगर यही क्वेश्चन घुमा फिरा क्या है तो भी आप कर लोगे। तो सब चीज़ों की मतलब ही सीखो। तो ये सही है, ये भी ट्रू ही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट हमें तो नॉट अ स्टेटमेंट निकालना, मतलब ये स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट नहीं है वो निकालना है। इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, ये स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। कम हियर, देख यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो ये तो क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, अब मुंबई तो महाराष्ट्र में ही है, तो ये गलत बोलता है, इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है, बट ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या था, नॉट अ स्टेटमेंट कौन आएगा, कम हियर, ये नॉट अ स्टेटमेंट होगा। चलो अगला देखते हैं, फटाफट देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इफ P इज एनी स्टेटमेंट देन P और निगेशन P इज अ। देखो बच्चों, अभी आपको अगर सब प्रॉपर्टीज वगैरह मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो P और निगेशन P, अगर ये ऐसा है तो ये और होने की वजह से क्या होगा कि अगर P को T लेते हैं और ये और है, तो ये P अगर ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा। अगर P को फॉल्स लेते हैं और, तो इसी P का निगेशन, F का निगेशन T होगा। तो ऐसे में क्या होगा, और टेबल याद करो कि दोनों में से कोई भी T है तो आंसर T आता है, तो आंसर जो है T आने वाला है, समझ रहे हो। और टेबल में, और में क्या होता है कि दोनों अलग है तो T आता है, समझ में आ रहा है, दोनों अलग है तो अगर दोनों T होगा तो भी T आएगा, दोनों F होगा तो ये F आएगा। तो और ये इसका प्रॉपर्टी भी है, ओके, प्रॉपर्टी भी है, उससे भी आंसर क्या आने वाला है, T यानी टोटोलॉजी। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, कॉन्टिंजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो ये टोटोलॉजी जो आंसर है परफेक्ट है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम लोग, जो सिंपल सी बात है उसको फटाफट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीपीटी में आपको भेज दूंगा, समझ में आ रहा है। पिछले बार आप व्हाइट बोर्ड पे मुझे बहुत दिक्कत है, बार बार कमेंट डालते थे कि सर स्क्रीनशॉट के लिए जगह तो दो, जगह तो। अब मैं हटूंगा नहीं भाई, पीपीटी दे दूंगा ना आपको ये ऑलरेडी, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो अगला देखो क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन P देन Q डबल एरो एंड ब्रैकेट में है निगेशन Q देन निगेशन P इज कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी, नाइदर, नन ऑफ दिस। क्या किया जाए, टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा T रहती है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा F रहती है। तो कैसे किया जाए, देखो अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में थोड़ा सा बेसिक भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। P देन Q अगर होगा तो इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, कन्वर्स एक होता है, एक इनवर्स होता है और एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। याद आ रहा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। P देन Q को Q देन P लिखा तो कन्वर्स हो जाता है, और इसी को अगर निगेशन किया, निगेशन P देन निगेशन Q तो इनवर्स हो जाता है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, जिसके कन्वर्स को निगेशन किया, निगेशन की Q देन निगेशन P, इस तरह से। तो किसी एक कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरह से अलग अलग 3 और रूप में लिख सकते हैं। हाँ, अब ये जो P देन Q है, ध्यान से देखना, ये इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये तो चलो बेसिक है, आगे काम आएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, P देन Q, ओके, और एक मिनट, इसको हम ऐसे करते हैं, इरेज के, चलो इसको ये कट करते हैं। चलो इसको अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ, निगेशन P, इसको हम करते हैं ना इस तरह से, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो P देन Q का ये फॉर्मूला होता है,
ठीक है। इसी तरह से इसको डबल एरो रहने दो, यहाँ पर भी करो सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या होता पता है, जो पहला होता है वो निगेटिव हो जाता है, पहला निगेशन क्यू है, निगेशन का निगेशन पॉजिटिव हो जाएगा क्यू, फिर देन, और ये जो क्यू था एज इट इज़ था, ये एज इट इज़ रहेगा। ये फॉर्मूला है ना, ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट का फॉर्मूला, पी देन क्यू का ये फॉर्मूला होता है। पहले वाले को निगेशन करते, दूसरा ऐसे ही रखते, बीच में और लगा दें, वैसे इसको भी कर दिया। अब इसको दोनों को ध्यान से देखो, ये क्या है, देखो निगेशन पी और क्यू है, ये डबल एरो, और ये क्या निगेशन, अच्छा ये एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये एरो आया ना, एरो कैसे आएगा, इसको चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, चेंज कर रहे हैं, एक मिनट, हमने चेंज किया इसको, एक मिनट, यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया है, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू और आएगा, एरो नहीं आएगा। जैसे निगेशन ऑफ निगेशन क्यू आ गया, ये जो एरो था वो और हो गया, हमेशा और हो जाता है, और ये हो गया। अगर इसको आगे पीछे कर सकते हैं ना, ये कॉम्बिनेटिव होता है, और होगा तो आगे पीछे करो, और एंड होगा तो। अब देखोगे दोनों सेम सेम है, दोनों क्या है, देखो सेम सेम है, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू। और ये जो डबल एरो है ना बेटा, इसमें क्या होता है, डबल एरो के अंदर इसका फॉर्मूला याद है ना बाई कंडीशनल का, अगर दोनों सेम सेम है, अगर ये भी टी है और ये भी टी है, तो भी आंसर क्या आता है टी। और अगर ये एफ है और ये भी दोनों एफ है, तो भी क्या आता है टी। यानी कि अगर दोनों जो स्टेटमेंट है डबल एरो या बाई कंडीशनल के दोनों साइड जो एरो है के दोनों साइड जो स्टेटमेंट है पी क्यू, दोनों अगर सेम है मतलब दोनों टी है तो भी टी आता है, दोनों एफ है तो भी टी आता है, मतलब ये आंसर टी आता है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है, ये हमेशा टी रहेगा, यानी टोटोलॉजी रहेगा, तो यहाँ पर आंसर जो बी है वो करेक्ट है। तो इस तरह से करना, थोड़ा सा सोच समझ के करना है, बहुत आसान दिया हुआ है। इसी तरह से सब क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही फॉर्मेट में 1 मार्क के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है देखो 5th क्वेश्चन। आपके पास अगर पीडीएफ नहीं है क्वेश्चन बैंक की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ओके। और 1 शॉट लेक्चर के भी देख लेना कैसे है। तो निगेशन ऑफ पी देन, एक्चुअल में यहाँ से है इस तरह से, इसका निगेशन करना है हमें, ध्यान से देखो कि पी देन क्या है, देखो पी और निगेशन क्यू, इसका निगेशन करना है। तो कैसे किया जाए, तो देखो हाँ, पहले तो इसको मॉडिफाई करो। एक बात याद रखना, कभी भी पी देन क्यू जब भी होता है, एम्बुलेंस पी निगेशन पी होता है, और ये होता है और ये क्यू, ये फॉर्मूला है। किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरह से कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ओके। तो कैसे कर सकते हैं, एरो को और लिख देंगे और पहला वाला निगेशन कर देंगे। तो उसी तरह से देखो ये भी वैसे ही है ना, ये पी और ये पूरा क्यू है समझो, तो पहला जो पी है उसको निगेशन कर दो, निगेशन पी, ये जो एरो है और हो गया, और ये जो है ऐसे ही रख देना, ओके, ये ऐसे ही रख देना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उनका बेसिक क्लियर नहीं है, 1 शॉट लेक्चर जरूर देखें बेटा। अब करना क्या, मैंने सिर्फ इसको बदला है, इसका निगेशन निकालना है, इसके पहले निगेशन डालना है, समझ में आ रहा है, इसके पहले निगेशन डालना है। कैसे जाएगा, निगेशन अंदर जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी हो गया, और ये और का एंड हो जाता है निगेशन में, ओके। अब एक टाइप का रिवीजन है, ये निगेशन अंदर गया, इस ब्रैकेट के पास गया, उसके भी अंदर लेके गए, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, और फिर इस और का एंड हो जाएगा, और निगेशन क्यू, तो क्यू आ गया इस तरह से, ठीक है। तो कहाँ पर है, देखो आंसर है क्या ऐसा, पी एंड निगेशन पी एंड क्यू, देखो ये रहा, ये बी आंसर राइट है। देख लेना, मिला लेना है, और भी कोई मिलता जुलता ना हो, नहीं तो पता चला 2 आंसर यहाँ पर दिए होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5th। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला, ओके। मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ रहा है, इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने का मैंने सोचा था आपको, और मुझे लगा था कि अगले साल के बच्चों के लिए कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों की वजह से ये हो पाया, ठीक है। इफ P ही इज इंटेलिजेंट, Q ही इज स्ट्रॉन्ग, देखो देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग दैट, इट इज रॉन्ग, यह गलत है। क्या गलत है भाई, ही इज इंटेलिजेंट, देखो ही इज इंटेलिजेंट को हम ले सकते हैं P, क्योंकि यहाँ पर बोला है ही इज इंटेलिजेंट P, और को ऐसे लिखते हैं, और ही इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर क्या दिया, और स्ट्रॉन्ग मतलब Q, P और Q है इस तरह से। और क्या बोला पहले कि इट इज रॉन्ग, ये गलत है, यानी ये नहीं है, मतलब इसका उल्टा है, मतलब इसका निगेशन है। मैच करो है कहीं पर, तो ये है क्या, ये देखो ये है, दिख रहा है निगेशन P और Q। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऐसे भी आएगा, निगेशन अंदर गया तो निगेशन P एंड निगेशन Q, वो भी है क्या, नहीं है, देखो ये और है, ये A नहीं है, ये B भी नहीं है, ये वाला आंसर राइट यहाँ पर दिख रहा है, देखो C में, तो C आंसर इज करेक्ट, ठीक है, C आंसर इज करेक्ट। इस तरह से देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से है। 6th हो गया, 7th वाला देख लेते फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें फटाफट जाना है। और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंजक्शन ऑफ टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कंजक्शन क्या होता है बेटा, कंजक्शन इसको बोलते हैं कंजक्शन,
ओके, एक मिनट, इसको डिसजंक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजक्शन। ये जो एंड होता है उसको बोलते हैं कंजक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। ओके, डिसजंक्शन। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज कंजक्शन, कंजक्शन मतलब ये ऐसा, किसका कंजक्शन होगा, ऑफ टू। अब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है वो भी समझो, कि इस तरह से समझो कोई है P और यहाँ पर बाई कंडीशनल Q है। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते तो कैसे सिंप्लीफाई होता है, P देन Q ऐसे होता है, फिर एंड होता है, फिर Q देन P होता है। समझने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला है। ओके, इसको एक्सपांड करते हैं तो P डबल एरो Q को ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये एंड है यानी कंजक्शन है, ये क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन है, किसका कंजक्शन है, टू, दो जने। ये कौन है देखो, ये और ये क्या है देखो, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये एरो को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ भी एरो है। तो दो अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या है, कंजक्शन है। कहाँ पर है देखो, निगेटिव, कंपाउंड, कनेक्टिव, कंडीशनल, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दो कंडीशनल स्टेटमेंट का कंजक्शन होता है इस तरीके से। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, इस वीडियो को आप रिपीट करके देखना, रिवर्स करके देखो, स्टॉप करके देखो, स्लो मोड में देखो। जिसको फटाफट समझना है और ज़्यादा स्पीड में तो फास्ट करके देखो। यही तो खासियत है यूट्यूब की, आप अपने स्पीड से सीख सकते हो। मैं अपने स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। P देन Q इज एन इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल दोनों सेम होता है, दोनों की मीनिंग। यहाँ P देन Q दिया हुआ है, देन द इम्प्लीकेशन निगेशन Q देन निगेशन P इज कॉल्ड इट्स, यानी कि जो निगेशन Q देन निगेशन P है उसको हम क्या बोलेंगे। देखो बच्चों, मैंने ये चीज़ अभी आपको सिखाई थी पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले। क्या सिखाई थी कि अगर कोई P देन Q है तो उसका कन्वर्स होता है कंट्रापोजिटिव, इनवर्स, ये सारी चीज़ें होती है। कन्वर्स क्या होता है, P देन Q का उल्टा कर देते, Q देन P ऐसे। इनवर्स क्या होता है इसका, P देन Q को सिर्फ निगेटिव कर देते हैं, निगेशन P देन निगेशन Q। और कंट्रापोजिटिव क्या होता है, ये होता है, यानी कि जो P देन Q है उसको उल्टा करके दोनों को निगेशन। यानी सीधा सा पता चलता है कि इस P देन Q का ये क्या है, ये बोला है P देन Q का ये क्या है, तो ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। है ना, बड़ा आसान। इस तरीके से अगर आपको कंसेप्ट पता है तो काफ़ी आसान लगेगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो फटाफट हो रहा है। 9 द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये जो दिया इसका निगेशन क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है ABCD, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, जैसे ये कंडीशनल दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे पता है ना, पहले वाले का निगेशन करते हैं, निगेशन, एक मिनट इरेजर ले लिया जाए। हाँ, ये मैंने PPT लिया है ना, PPT के हिसाब से करो। धीरे धीरे भी देखो स्टार्ट हुआ है और भी एक्सपर्ट हो जाऊंगा मैं, सीख रहा हूँ इन चीज़ों को। इसको हम क्या करते हैं, निगेशन करते हैं, फिर ये जो भी है ऐसे समझो ये पूरा एक P है और ये Q है, P देन Q है, तो पहला वाला निगेशन हो गया, फिर इसको और करते, दूसरा एज इट इज रखते हैं। तो ये मैंने क्या किया, जो दिया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट था उसको सिर्फ मॉडिफाई किया। करना क्या है, द निगेशन, इसका निगेशन, जो क्वेश्चन है उसका निगेशन। ऐसे समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, जो निगेशन को अंदर लेके जाओ, निगेशन अंदर का निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q, ये तो निगेशन कैंसिल हो गया, और का एंड हो जाएगा जब निगेशन अंदर जाता है तो, और यहाँ पर निगेशन आएगा तो ये हो गया निगेशन। अब जरा आंसर में देखो कुछ ऐसा है क्या मिलता जुलता, नहीं है, ऐसा नहीं है। सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे हो जाएगा देखो, P एंड Q, ये इस तरह से, एंड ये निगेशन अंदर डाल दो, निगेशन R, ये और का एंड हो गया, निगेशन ये हो गया। अब यहाँ देखो P एंड है ना, दोनों में कॉमन है P एंड, तो ये इसको चाहिए तो आगे पीछे भी कर सकते हो समझने के लिए। चलो कर देता हूँ एंड, ये क्या था P एंड, ये कॉम्यूटेटिव होता है ना, एंड या और होगा तो कॉम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह से। अभी क्या, हमें तो कोई स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, तो इतने सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं, बट आपको समझाने के लिए कोई कंफ्यूज भी हो जाते बच्चे, सर ने डायरेक्ट कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ सर। P एंड देखो दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, P एंड आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचा, Q, ये हो गया एंड, ये हो गया निगेशन R, समझ गए, निगेशन R। अब देखो है क्या, देखो P एंड Q एंड, देखो P एंड Q और R, ये तो P एंड Q एंड ये दिख रहा है, बट यहाँ ब्रैकेट देना चाहिए था, है ना, ब्रैकेट नहीं दिया है, ये तो होगा नहीं क्योंकि और है, R है। हाँ, P और ये भी नहीं होगा, P और Q ये भी नहीं है, S तो क्वेश्चन में था ही नहीं, क्वेश्चन में ऐसे नहीं है, यहाँ पर S दिया है, वैसे ही हो गया ये। तो ये पहला वाला ही राइट है, यहाँ ब्रैकेट देना चाहिए था, ब्रैकेट नहीं है तो फिर भी ये पहला वाला ही राइट माना जाएगा। तो यहाँ पर ये हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
देखते हैं द फॉल्स स्टेटमेंट इज इन द फॉलोइंग इज, गलत कौन है बताना, फिर से बताना है गलत कौन है, ठीक है, गलत कौन है ये बताना होता है, आसान होता है, लोग सबकी गलती बताते हैं, ठीक है, हम लोग भी बताएंगे यहाँ पर। ए बी सी डी, पी एंड निगेशन पी इज कॉन्ट्रडिक्शन। देखो बच्चों जब भी एंड की बात करेंगे तो ये दोनों अगर अलग है, एंड में क्या होता है, एंड में दोनों टी होगा ना तो ही टी आता है, अगर एक टी और एक एफ है तो फॉल्स आएगा। तो ये क्या बोलता है, पी एंड निगेशन पी इज कॉन्ट्रडिक्शन, यानी एफ आएगा, दोनों अलग है, तो मतलब ये सही बोलता है। हमें ढूंढना कौन है, गलत वाले बंदे को ढूंढना है, कौन गलत है वो ढूंढना है। ये सही है, ये सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, देखो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। पी एंड निगेशन पी इज कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब पी एंड निगेशन पी कॉन्ट्रडिक्शन है, हाँ भाई वो कॉन्ट्रडिक्शन है, पी और निगेशन पी करोगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, ये सही बोल रहा है। अब ये देखो पी देन क्यू और डबल एरो निगेशन क्यू देन निगेशन पी इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये अभी हमने सॉल्व किया था, पता है ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, फिर से करके बताता हूँ। ये जो पी देन क्यू होता है, निगेशन पी और क्यू होता है और डबल एरो, और इसको भी करेंगे तो इसका पहले का निगेशन क्यू हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, याद आ रहा है ऐसे सॉल्व किए थे, तो दोनों सेम सेम आया था, निगेशन पी और क्यू और निगेशन पी और क्यू दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है तो डबल एरो करेंगे, सपोज ये भी टी है और ये भी टी है तो आंसर टी ही आएगा, और दोनों एफ होगा तो भी मैंने बताया था ना कि दोनों एफ होगा तो भी आंसर टी आएगा। तो ये भी क्या है, ये जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, ये हमेशा टोटोलॉजी होगा। ओहो ये कॉन्ट्रडिक्शन बोला है, हमेशा टी आना चाहिए, टोटोलॉजी, इसका मतलब ये गलत है और इसी को पकड़ना था, तो ये गलत आदमी है, यानी ये बी इज रॉन्ग, समझ में आ रहा है। अच्छा आगे भी मैच कर लो, और तो कुछ नहीं है। निगेशन ऑफ निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन पी यानी पी डबल एरो पी इज अ टोटोलॉजी, हाँ भाई डबल एरो में दोनों सेम होगा तो टी आता है, ये सही है, गलत नहीं है। पी और निगेशन पी फिर डबल एरो पी इज अ टोटोलॉजी। देखो पी का किसी के साथ निगेशन पी के साथ और करोगे अगर, तो और में क्या होता है, ट्रू आता है। कैसे, ये ट्रू तो ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स तो ये ट्रू रहेगा, दोनों का और ट्रू आ गया। और डबल एरो पी, अब क्या होगा, ये इस पी के ऊपर डिपेंड होगा, अगर ये पी ट्रू है तो ट्रू और डबल एरो ट्रू, टी आ जाएगा, अगर ये एफ हुआ तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम होगा तो ही टी आता है ना डबल एरो में। इसका मतलब ये टोटोलॉजी है कि नहीं, ये फिक्स नहीं है। ओके तो हमें क्या पूछा था, देखो अच्छा ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग दिया है ये, तो टी इसको हमने क्या निकाला था, और में ये टी है और टी डबल एरो पी, टोटोलॉजी निकलना क्या था, फॉल्स। अब ये पी के ऊपर हमने लिया ना, इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या है देखो ये पी, देखते हैं एक मिनट, पी और निगेशन पी और ये डबल निगेशन पी और डबल एरो पी, अगर अलग तरीके से करते हैं, इनको पहले सॉल्व करते हैं, तो दोनों अलग अलग है तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स के साथ अगर पी को लेते हैं, फॉल्स के साथ पी को लेते हैं तो जो और करते हैं, तो अगर ये टी होगा तो टी आएगा, ये एफ होगा तो एफ आएगा, मतलब पी आंसर आएगा, वैसे भी पी आ रहा है। और यहाँ पर हमें क्या करना था, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरह से ये गलत भी मान सकते हैं बट ट्रू भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये पी ट्रू भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डी भी आंसर हो सकता है, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट में ये आंसर आएगा, क्योंकि ये जो है ये टोटोलॉजी रहने वाला है और ये कॉन्ट्रडिक्शन दिया है, तो ये बी आंसर आएगा। अब क्या है देखो इसके आगे अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो यहाँ पर अटेम्प्ट द फॉलोइंग 1 मार्क के क्वेश्चन है। देखो अच्छा है, फिल्टर करके दिए हुए, प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें आपको आती है, साल भर आपने पढ़ाई है, पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में देखा था, वन शॉट लेक्चर देखा था, सब आएगा आपको। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, फाइंड द निगेशन ऑफ 10 + 2 = 20, 10 + 20 = 30, ये हमारा स्टेटमेंट है, और हमें बोला गया इसका निगेशन निकालो। तो बच्चों 10 + 20 यानी 30, 30 = 30, ये तो ट्रू है। इसका निगेशन क्या करें, जब भी याद रखो, जब इक्वल वगैरह आता है ना, जनरली हम लोग निगेशन करने के लिए नॉट लगा देते हैं, या तो इस तरह से ये निगेशन लगा देते हैं, बट ऐसा कुछ इक्वल के फॉर्म में कोई इक्वेशन आए मैथमेटिकल, तो उसको निगेशन करने के लिए इस तरह से कर दो, बस हो गया, इतना ही करना था, जो इक्वल था वो नॉट इक्वल कर दो। और एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर इस तरह से है तो इसका निगेशन करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, इसको घुमा के इस तरह से लिख के इक्वल देने का, मतलब नहीं समझे, अगर समझो कि इस तरह से है, ओके, और इक्वल भी है, तो इसका निगेशन क्या करेंगे, इसको घुमा दो, सिर्फ इक्वल हटा दो, इक्वल नहीं है तो लगा दो, इक्वल है तो हटा दो, तो ये निगेशन का तरीका होता है। इक्वल होगा तो इक्वल को कट कर दो, ऐसा लेस देन ग्रेटर देन है तो ऐसे करो। चलो ये क्या, पहला क्या हो गया निगेशन करने के लिए, ये देखो इसका ये आंसर है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं समझा भी रहा हूँ। ओके, स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस, x² = 25।
अब देखो ट्रूथ वैल्यू निकालना है। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, किसी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए वो स्टेटमेंट है क्या। तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें एक्स जो है उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो ये एक ओपन सेंटेंस हो गया, और ओपन सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर इस एक्स की वैल्यू 5 होती या तो -5 होती, -5 या 5 होती, तो उसका स्क्वायर 25 होता, तब ये ट्रू हो जाता। बट यहाँ पर एक्स की वैल्यू पता नहीं है, ओपन सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन बोला इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ, तो इट डजेंट हैव एनी ट्रूथ वैल्यू बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस। ओके, चलो दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर लिख दो क्या, ओपन सेंटेंस। हाँ, क्या है ये, वो ओपन सेंटेंस है। चलो तीसरा देखते हैं, राइट द निगेशन ऑफ पी देन क्यू। बड़ा आसान है, मैं बार बार बता भी रहा हूँ। देखो बेटा, पी देन क्यू है, इसका निगेशन करने के पहले इसको कन्वर्ट कर लो, ये निगेशन पी हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये क्यू। ये तो मैंने जो दिया था ना पी देन क्यू, उसको सिर्फ मैंने कन्वर्ट किया। अब इसका निगेशन करने के लिए आप पहले उसके निगेशन इस तरह से दे दो। अभी उसका निगेशन कर रहा हूँ, निगेशन अंदर जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन, तो ये पी आ गया, फिर और का एंड हो गया, फिर ये निगेशन क्यू। एम्बुलेंस की आवाज़ आती रहेगी, हर लेक्चर में आएगी। पी देखो, ये निगेशन अंदर गया तो ये दोनों को, निगेशन को हटा के पी हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, वैसे ये और का एंड हो गया और इसके बाद निगेशन आ गया, तो ये क्या हो गया, इसका थर्ड का निगेशन हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो अगला, स्टेट द ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू बताओ किसका, √3 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। देखो बेटा, √3 जो होता है ना, ये इर्रेशनल नंबर होता है। अभी ये भी कंसेप्ट बता दो। देखो बेटा, नंबर जो होते हैं ना बेटा, नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। जिसको नहीं पता है उसके लिए, रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो रूट में होते हैं और निगेटिव होते हैं। इस टाइप के जो नंबर होते हैं, √-7 इस टाइप के, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। उसको छोड़ के सारे नंबर रियल होते हैं। समझ में आ रहा है? रियल नंबर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इर्रेशनल। ये बेसिक बात है, याद रखो। रैशनल, इर्रेशनल, इस टाइप के दो नंबर होते हैं। अब इर्रेशनल क्या होता है, कोई नंबर अगर रूट में है, जैसे √3 या क्यूब रूट ऑफ, समझो कि यहाँ पर 5 है, जिसका वो रूट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और एक पाई जो होता है वो भी इर्रेशनल होता है, ठीक है। और ऐसा जो नहीं है वो सब रैशनल होते हैं, सब रैशनल। जैसे √9 है तो 9 का स्क्वायर रूट आता है, इसलिए ये 3 हो जाएगा, इसलिए ये रैशनल हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है, इस चीज़ का याद रखो। तो √3 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, तो √3 तो रैशनल नंबर होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन नॉट बोला मतलब गलत बोला, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स, डायरेक्ट आ गया। स्टेट द ट्रूथ वैल्यू बोला था, इस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, क्योंकि ये नॉट नहीं होता तो ट्रू होता है। √3 इज रैशनल, इर्रेशनल नंबर, ट्रू होता, बट इसने क्या बोल दिया, नॉट, ये नहीं है, तो गलत बोला, इसलिए फॉल्स है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखो काफ़ी आसान है ये, पी और निगेशन पी। ये फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज़ में आपने सीखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह से और में आए, जैसे कि पी है और निगेशन पी, तो और टेबल की खासियत क्या होती है पता है ना आपको, कि अगर एक भी टी है तो टी होता है, और अगर ये पी है और ये इसका ही निगेशन है, मतलब अगर ये टी है तो ये एफ हो जाएगा, ये एफ है तो टी हो जाएगा, दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब ये टी आने वाला है, ट्रू आने वाला है। समझ में आ रहा है? और में होता है ना ऐसे, ये पी और निगेशन पी है, ये पी का ही उल्टा ही रहेगा, ये टी है तो ये एफ रहेगा, ये एफ है तो टी रहेगा, और में एक भी टी आएगा ही तो टी आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, टी आ गया इसका आंसर। समझ गए? अभी स्ट्रेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड, सेम ऐसे, अगर एंड होगा तो क्या, एंड होगा तो क्या, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। देखो पी एंड, एंड में क्या होगा, देखो कि दोनों टी होगा तो ही टी होता है। यहाँ पर क्या है, अगर पी टी है, अगर ये टी लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, उसका निगेशन यानी फॉल्स हो जाएगा। अगर ये पी को फॉल्स लेते हो, पी को फॉल्स लेते हैं एंड, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यानी कि दोनों अलग ही आने वाले हैं। और इसमें क्या होता है, एंड में दोनों टी होगा तो ही टी, तो यहाँ दोनों टी आ ही नहीं रहे, तो ये एफ होगा। और में क्या होता है, एक भी टी होगा तो टी, तो यहाँ पर क्या है, पी एंड निगेशन पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो इस तरह से ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, मैंने समझाते हुए किए हैं, नोट डाउन भी कर लेना। ओके, तो चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगली जो स्लाइड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 की है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, 1 में क्या था, MCQ थे सारे, 2 के अंदर क्या था, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क के क्वेश्चन थे कुछ। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग 2 मार्क के लिए। ये जो चैप्टर इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बड़ा पहाड़ नहीं आने वाला। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो बड़ा मजा आएगा। देखो वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या लिखा है, इफ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू। याद रखो पी क्यू जो है उसको ट्रू बोला गया है,
आर एस इसको बोला गया है फॉल्स। तो ये बातें याद रखो। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी। चलो निकाल लेते ट्रूथ वैल्यू। कैसे निकालेंगे? जहाँ भी P है ना वहाँ ट्रू रख दो, क्योंकि इसमें दिया है P और Q को ट्रू रखना है। जहाँ भी Q है वो भी ट्रू हो गया, T निगेशन R और S को F रखना है, उसकी ट्रूथ वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। तो हमें ना इसकी सॉल्व करके ट्रूथ वैल्यू निकालनी क्या आएगी। तो इस तरह से मैं देता हूँ। चलो इक्विवेलेंट इस तरह से ध्यान से देखो। निगेशन ऑफ T क्या आ जाएगा? F, T का निगेशन F, एंड यहाँ भी क्या होगा देखो T और निगेशन ऑफ F, F का निगेशन T। ध्यान से देखना एकदम, F एंड ये क्या हो जाएगा? T और T, और टेबल है, दोनों T है तो T हो गया। ओके यहाँ पर देखो F एंड T है, एंड टेबल है, एंड टेबल है, दोनों T होगा तो ही T होता है एंड में, तो ये F हो जाएगा। ये T और F का एंड F हो गया। आ गया, ये काफ़ी इजी था पहला। दूसरा देख लेते हैं, B वाला, वो A था। यहाँ पर देखो जहाँ भी P और Q है T रख दो, T एंड निगेशन R है तो F रखना। फटाफट करूँ जरा, देखो निगेशन Q है तो T और S है तो F, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था। देखो अब यहाँ पर T एंड निगेशन F को मतलब T हो गया, एंड निगेशन T मतलब F और F। यहाँ पर आप इक्विवेलेंट देते जाओ। ओके इक्विवेलेंट। अब देखो ये क्या होगा? T एंड T, T हो गया, एंड F और F, ये F हो गया, और टेबल में दोनों F होगा तो F होगा। T एंड F देखो दोनों अलग अलग है, और ये एंड में दोनों T होना चाहिए तो T होता, नहीं तो ये F हो जाएगा। तो आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट था। सॉल्व करने बोला था, 2 मार्क का ट्रूथ वैल्यू इस तरह से करना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा। तो अगला देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। सिम्बॉलिकली मतलब सिंबल फॉर्म में लिखना है 2 मार्क के लिए। कैसे करेंगे? जैसे कि पहला ए हम करते हैं, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखो इस तरह से लिख देना, लेट करना, लेट लिख के दिखा रहा हूँ। पी नागपुर इज इन मुंबई, ऐसे लिखोगे, नागपुर इज इन मुंबई। तो इस पहले वाले को, एक मिनट, एम कैपिटल रखो, नागपुर इज इन मुंबई, ये हो गया पहला पी। दूसरा जो था चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये हो गया क्यू। ओके ये क्या हो गया? चेन्नई, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके चलो ये हो गया। अब इसको करना क्या? सिंबॉलिकली लिखना है। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र को हमने क्या लिखा? अरे एक मिनट, मुंबई कहाँ लिख रहा हूँ? ये महाराष्ट्र है। इट इज़ नॉट मुंबई, इट इज़ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओके मुंबई अपना घर याद आ रहा है मुझे। चलो तो अब क्या करना है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र को हमने पी कंसिडर किया है। यहाँ पर आप लिखोगे इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म इज, ऐसे लिख के फिर लिखना पी, फिर यहाँ पर एंड है तो आप एंड लिख दो, फिर चेन्नई इज इन तमिलनाडु क्या है? क्यू। ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म। अच्छा यहाँ एक लाइन लिखना है, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म इज या सिम्बॉलिक फॉर्म इज, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? ए वाले का जो है ये इस तरह से प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए। 2 मार्क का है ना, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ट्राइंगल इज आइसोलेट, जैसे ये मैं बता रहा था, पी और ये क्यू दोनों के बीच में लगा दिया, एंड हो गया डायरेक्ट। पर 2 मार्क है तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, बोर्ड एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है नहीं। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, तो इसको आप पी कंसिडर कर लो कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है। आइसोसेलेस को क्या करेंगे? क्यू। ऐसे कि आप लिखोगे ना पी ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, फिर क्यू लिखोगे, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सिर्फ आइसोसेलेस क्यू नहीं है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल पी है और ट्राइंगल इज आइसोसेलेस क्यू है। अब बीच में क्या है? और हो गया पी और क्यू। बड़ा आसान दिया है देखो, पी और क्यू। अब देखोगे काफ़ी सिंपल तरीके से दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा भी हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब आगे देखते हैं, राइट द कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखो कन्वर्स लिखने के लिए पहले तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ये पी हो गया। देन इफ देन मतलब इस तरह से, इट इज़ कंटिन्यूअस, इसको क्यू कर दिए। अब देखो किसी का हमको क्या लिखना है? कन्वर्स। कन्वर्स मतलब कैसे लिखते हैं? ये जो है ना इसको घुमा के लिखते हैं, क्यू देन पी। ओके और क्या लिखना है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एक इनवर्स होता है, वो यहाँ पूछा नहीं है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते हैं? ये जो क्यू देन, पहले इसको घुमा देते हैं फिर निगेशन कर देते हैं, निगेशन क्यू देन निगेशन पी। अब इसी को हमको क्या लिखना है? ये वर्ड में लिखा है ना, ऐसे स्टेटमेंट में लिखा है, तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है क्यू देन पी। तो क्यू क्या था हमारा? देखो ये क्या था? पी। ओके ये, और ये क्या था? इट इज़ कंटिन्यूअस क्यू। तो क्यू देन पी मतलब पहले क्यू लिखेंगे। इफ़ ये हो जाएगा, इफ़
इट मतलब क्या था, फंक्शन के लिए इट आया, फंक्शन, इट इज मतलब फंक्शन इज। तो इफ फंक्शन इज, क्यू को पहले लिखना है, इफ फंक्शन इज, तो ये इट को रिप्लेस कर दिया नाउन फंक्शन से। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फिर आप देन लिखते हो, फिर क्यू लिखना ना, पहले क्यू लिख दिया फिर देन पी लिखना, पी, तो देन इट इज, अब इसकी जगह इट लिख दो, इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, समझो इस तरह से हो गया। अब निगेशन क्यू, अभी कंट्रापॉजिटिव लिख के देखते हैं। कंट्रापॉजिटिव निगेशन क्यू मतलब ये जो क्यू देन पी आपने लिखा ना, इसी को लिखो, पहले क्यू है तो उसको नॉट लगा दो, ये आ जाएगा इफ फंक्शन इज, कभी भी नॉट है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, जैसे इज है, इज के बाद आएगा फंक्शन, इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन, अच्छा अब दूसरा देखो इसमें भी है, देखो यहाँ पर निगेशन क्यू देन निगेशन पी है, तो यहाँ पर पी वाले में भी नॉट लगाना है। देन क्या था, इट इज डिफरेंशिएबल, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो इस तरह से हो गया, काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 क्वेश्चंस हो गए, इसका ये लिखना था। अगर इनवर्स लिखने बोलता तो आप क्या करते, इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये पी देन क्यू का इनवर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, क्यू देन पी, इनवर्स होता है निगेशन पी देन निगेशन क्यू, सिर्फ नॉट लगा देते हैं, बट पूछा नहीं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अब आ गया इसका ही 4th क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, बिना ट्रूथ टेबल का यूज किए प्रूव करके बताओ। कैसे करेंगे, देखो काफ़ी आसान है। यहाँ पर ये है निगेशन पी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड करके लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो निगेशन पी और क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, इस तरह से ये मैंने लिख दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करके ना हमें आंसर निगेशन पी लाना है। क्या लाना, निगेशन पी। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अब 3 बार इक्वल दे दो, इसे इक्विवेलेंट होता है, ये निगेशन अंदर भेज दो, तो ये निगेशन गया तो निगेशन पी और का हो जाएगा एंड, निगेशन अंदर गया तो निगेशन क्यू। जब भी निगेशन किसी ब्रैकेट में जाता है ना तो उसका सिंबल चेंज होता है, और को एंड करता है, एंड को और करता है। ये एक ब्रैकेट कर दो इस तरह से, ये और है, ये नहीं चेंज होगा, निगेशन इसके आगे नहीं जा रहा ना, इस ब्रैकेट में ही जा रहा है। और ये क्या था, देखो निगेशन पी एंड क्यू। अब यहाँ पर दोनों में देखो निगेशन पी जो है ना वो सेम है और एंड भी सेम है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, निगेशन पी एंड कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, देखो निगेशन क्यू और यहाँ बच गया क्यू। अब देखो आगे देखो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और क्यू। और टेबल में क्या होता है, अगर क्यू और उसी का निगेशन के साथ और है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि अगर ये टी है तो ये एफ होगा, ये एफ है तो टी होगा, और क्या होता है, दोनों अलग है तो ट्रू आता है। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। अब निगेशन पी का टी के साथ एंड करेंगे। देखो एक बात सुन लो कि पी एंड क्यू होता है, अगर ये टी है और ये भी टी हुआ तो ही टी आएगा, अगर ये टी है और ये एफ आ गया तो एफ आएगा। तो ये टी है, ये एंड टेबल है, ये क्या है, इस पूरे निगेशन पी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये निगेशन पी का ट्रूथ वैल्यू टी हुआ तो टी एंड टी आ जाएगा, अगर इसका वैल्यू एफ हुआ तो एफ एंड टी एफ आ जाएगा, मतलब इसका आंसर इसके ऊपर डिपेंड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग बिना ट्रूथ टेबल के यूज़ करते हैं ना, इससे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, बहुत सारे आइडेंटिटी लॉ, बहुत सारे लॉ थे, डी मॉर्गन्स लॉ। तो वो सारे लॉ जो है आप याद रखो, और मैंने ऑलरेडी 1 शॉट लेक्चर में और सारे लेक्चर में बताया हुआ है। वो नाम नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए। तो ये 4th हो गया, देखो यहाँ 3rd में। अभी यहाँ पर रुकना चाहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे पास इसका प्रिंट भी है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से बात करेंगे। 1 में कुछ 10 MCQ थे, ये मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन 1 मार्क के थे, वो भी करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 जो है 2-2 मार्क के क्वेश्चन थे, वो भी करा दिए। अभी बचा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ 7 क्वेश्चन हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 5 क्वेश्चन हैं, और काफ़ी आसान है, वो भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। फिर सेकेंड चैप्टर चालू हो जाता है। तो समझो ना, 2 लेक्चर में मैं 1 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देंगे। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट में ज़रूर लिखना, बिकॉज पहला लेक्चर है यहाँ पर आपके इस चैनल पर, अपने प्यारे चैनल पर, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, धीरे धीरे हैंड टू हैंड हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाऊँगा। अभी तक कैसा है कि वाइट बोर्ड पर एक्सपर्ट था, बट बहुत तकलीफ होती थी। वाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लिखो, फिर एक्सप्लेन करो, फिर मिटाओ,
फिर से लिखो, तो 2-3 घंटे लगते थे 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करने। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी फटाफट हो जाएगा, बिकॉज क्या है कि अभी जो जैसे क्वेश्चंस अगर मैं सेट करके रखता हूँ तो मुझे बार बार मिटाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल है तो काफ़ी मेरा इफोर्ट भी कम होगा। इसके लिए कुछ बच्चों ने मुझे हेल्प किया था, मैंने हेल्प तो मांगी थी, बहुत सारे बच्चे जो 12th के थे उनसे टेलीग्राम ग्रुप में, बट कुछ खासा हेल्प मिला नहीं, बट कुछ बच्चों ने ज़रूर हेल्प किया। कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये मुझे बच्चों ने सेंड किए थे UPI ID के ज़रिए, और ये लगभग 2 लाख के करीब का ये बोर्ड है। तो मैंने होप छोड़ दिया था कि इस बैच को मैं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा पाऊँगा, लेकिन मैंने किया कैसे भी करके, मैंने यहाँ वहाँ से सब कुछ खाली करके अपना जेब हर जगह से सारे बैंक अकाउंट मैंने ले लिया। मैं सोचता था कि नहीं इस बैच को देना चाहिए, भले बहुत से बच्चे चाहते थे देना लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा सब कुछ। अभी जिन बच्चों ने भी कंट्रीब्यूट किया थोड़ा बहुत करके, कुछ 6,000 या 6,500 के करीब आए थे थोड़ा थोड़ा करके, बाकी सब मैंने खुद से ही किया। मुझे लगा था आ जाएगा आधे पैसे तक, तो कोई बात नहीं है, मैंने कर लिया है सब कुछ। मेरा जो था सब खाली करके धीरे धीरे इसमें और सेटअप लगा रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम के लिए कैमरा वगैरह भी लेना है, अभी काफ़ी पैसे लग रहे हैं, तो थोड़ा रुकूंगा। जो मेरे पास कैमरेज वगैरह है उसी से लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम करके आपको लेक्चर दूँ, बट लाइव स्ट्रीम कैसे, ये DSLR का बैटरी डाउन हो जाता है ना आधे घंटे के अंदर, तो फिर लाइव स्ट्रीम पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके लिए फिर कैप्चर कार्ड और बहुत सारे डिवाइसेस लेना पड़ता है। देख रहा हूँ मैं लाइव स्ट्रीम के लिए कोई नया कैमरा या लाइव स्ट्रीमिंग का स्पेशल अच्छा 4K कैमरा जो हो, जो अच्छे से कैप्चर कर पाए और दे, तो आगे चल के कुछ हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर हम लाइव स्ट्रीमिंग सारे लेक्चर्स लाइव करें। ठीक है, तो चलो सपोर्ट बना के रखो यार, चैनल को शेयर कर दिया करो। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपका चैनल अभी मिला, पहले मिलता तो मैं टॉप करता, मेरे दोस्त ने बताया नहीं, वो लॉकडाउन से पढ़ रहा है। ऐसा मत करो यार, लॉकडाउन से आप चैनल से पढ़ रहे हो, अपने दोस्तों को नहीं बता रहे हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बताओ। ठीक है, अब ये पहला है, अब इसके बाद का और एक लेक्चर लूँगा तो चैप्टर नंबर 1 खत्म। इस तरह से हर चैप्टर खत्म करेंगे। और जो 1 शॉट लेक्चर है मेरे रुके हुए 5 चैप्टर मैंने दिया है, अभी 1 शॉट लेक्चर भी आना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया है। पहले बहुत डिफिकल्टी थी यार, मैं अभी खुद सोच रहा हूँ मैंने कैसे कैसे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, दोस्तों में शेयर कर दो, ये सीरीज चालू है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट करो। बाय एवरीवन।